हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ में, जो कि NCERT बेस्ड है, उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम, और वो थ्योरम है BPT या थेल्स थ्योरम, या उसको हिंदी में कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या थेल्स का प्रमेय। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस प्रमेय पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे जो सिमिलर ट्रायंगल होता है, हम लोग उस सिमिलर ट्रायंगल की जब हम लोग सिमिलरिटी चेक करते हैं तो जब हम लोग उसको लिखते हैं तो फिर कैसे लिखा जाता है। अक्सर सब लोग सही सवाल लगाते हैं, प्रश्नों का सलूशन सही करते हैं, लेकिन उस सही के बीच में कुछ मिस्टेक होता है तो नाम उल्टा सीधा लिख लेते हैं। जैसे एंगल का नाम कैसे लिखना पता नहीं है, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना पता नहीं है, लिख लेते हैं, आंसर ला लेते हैं, लेकिन फिर भी बीच में अशुद्धि रहती है, मिस्टेक बहुत जगह रहता है। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ट्रायंगल का आज हम लोगों का है दूसरा सेशन, और इस सेशन में हम लोगों को जो चीज़ सीखनी है वो है BPT। अब हिंदी मीडियम के बच्चे कहेंगे BPT क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका पहले पूरा नाम। B मतलब बेसिक, P मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, और T मतलब थ्योरम। इसका मतलब होता है आधार या आधारभूत, और डराने वाले भूत नहीं, फंडामेंटल वाला, फाउंडेशन वाला भूत है। इसका मतलब होता है समानुपातिकता या समानुपात संबंधी, इसका मतलब होता है प्रमेय। तो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको क्या कहते हैं? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसका शॉर्टकट है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई बात समझ में? और एक मैं कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर कर दूं। वो कन्फ्यूजन ये है कि अभी हाल फिलहाल की बात है कि कुछ बच्चों ने पूछा कि अगर मान लो हम लोग इसको बोर्ड में सॉल्व करें, यानी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में अगर मान लो BPT से रिलेटेड कोई प्रश्न है या थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है, तो हम लोग उसको जब प्रूफ करेंगे तो कोष्ठक में आगे लिखेंगे थेल्स प्रमेय या लिखेंगे थ्योरम नंबर 6.1। देखो बहुत काम की चीज़ है। कुछ बच्चों ने पूछा था, वो मैं पहले आपको बता दूँ। कुछ बच्चों ने पूछा था कि अगर मान लो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई सवाल लगाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? थ्योरम नंबर 6.1 यानी प्रमेय 6.1 से, या लिखेंगे थेल्स थ्योरम, या लिखेंगे हम लोग BPT। क्या लिखेंगे मतलब किसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? बहुत गजब का प्रश्न है और अक्सर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन खड़ा करके रखा हुआ है कि हम लोग क्या लिखेंगे। 6.1 कहने का मतलब होता है, क्योंकि आपके NCERT का 6 नंबर का चैप्टर है ट्रायंगल और उसका फर्स्ट प्रमेय है BPT। तो किताब में आपके दिया है कि थ्योरम नंबर 6.1 मतलब छठे चैप्टर का पहला प्रमेय है, और थेल्स थ्योरम इस प्रमेय का नाम है, और इसका एक और शॉर्टकट नाम है BPT। तो अब क्या लिखेंगे एग्जाम में? तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? ये लिखोगे थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। आप गलती से भी एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका होम एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, आप थ्योरम नंबर 6.1 नहीं लिखेंगे, या 100% रॉन्ग है। हाँ, यह कुछ सही है, लेकिन 100% करेक्ट जो है आपका वो है थेल्स थ्योरम। तो अब आइंदा
कभी भी आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा कि लिखें थ्योरम नंबर 6.2 से या थ्योरम नंबर 6.3 से। ये तभी के लिए वैलिड है जब उसी किताब का प्रश्न हो, उसी चैप्टर का प्रश्न हो, तब ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मैथमेटिकल रूल के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप हमेशा उस थ्योरम का नाम बताएंगे। अब गलती से ऐसा बहुत सारे लोग तब ऐसा सोचेंगे, जैसे अगर मान लो आप ये लिखना चाहते हो तो कोई लिख देगा मतलब फला नंबर पेज के थ्योरम से, तो ये कोई बात नहीं होती है। आप जो भी कीजिए विधि पूर्वक कीजिए। तो अब हमेशा आप जब भी प्रश्न हल करेंगे तो आगे लिखेंगे, अगर इस प्रमेय से रिलेटेड है तो लिखेंगे थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय से। ये थ्योरम नंबर 6.1 का भी मत लिखना और बीपीटी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर है थेल्स थ्योरम। आई बात समझ में? तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे बीपीटी की, जिसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसी का एक और नाम है थेल्स प्रमेय। तो आइए देखते हैं क्या है ये थेल्स थ्योरम। ये जो थेल्स थे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग कोई एक ट्रायंगल लें, बात बारीकी से सुनना, क्या पता कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो। वैसे लाइट का प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक ठाक दिख रहा है, चेहरे पे हो सकता है कुछ अंधेरा हो। खैर, थेल्स ने बताया कि अगर हम लोग कोई एक ट्रायंगल लें, एकदम गौर से बात सुनिएगा, कोई एक ट्रायंगल लें और ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, कोई भी एक साइड ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई एक लाइन ड्रा करो। किसी भी एक साइड के रिलेटेड आप एक लाइन बनाओ, तो होगा क्या कि ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों साइड को, जैसे अगर हम नाम दे दें, ये ट्रायंगल हमारा मेन है ABC, हमने BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रा किया जिसका नाम है DE। तो थेल्स ने बताया जब भी आप ऐसा करते हो कि किसी भी साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींचते हो, तो जो लाइन होती है जो बाकी के दोनों साइड हैं, उन दोनों साइड को समान अनुपात में बांट देती है। समान अनुपात कहने का मतलब होगा कि AD और DB, देखो यहाँ दो खंड हो गए इसके, AE और EC यहाँ दो खंड हो गए। तो इन्होंने कहा कि अगर वो समांतर है तो होगा AD/DB इक्वल होगा AE/EC। ये थेल्स ने बताया था। फिर से एक बात सुनिए, किसी भी त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल जब हम लोग कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन बाकी के दोनों लाइन को समान अनुपात में बांट देती है। अगर हम लोग इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचते तो ये दोनों साइड समान अनुपात में बट जाते। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम या बीपीटी या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आपसे कोई पूछे कि क्या है तो आप कहोगे किसी भी त्रिभुज में एक साइड के समांतर जब कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन शेष दोनों साइड को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ये रूल है, ये थ्योरम है, ये प्रमेय है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर थेल्स नाम के मैथमेटिशियन इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे, आखिर उन्होंने कैसे किया होगा तो वो इस रिजल्ट तक पहुँचे। चलो हम मिटाते हैं सब कुछ, ट्रायंगल वही रखते हैं और आपको सिखाते हुए लेके चलते हैं कि ये थेल्स ने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, देखो आपके किताब में क्या किया है, मतलब इसी के समानांतर ये लाइन लिया। आप कुछ भी कर सकते हो, वही मैं कहता हूँ रटो मत, रटने से भेजा फ्राई हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कि ये कोई भी नाम दे दो, कहीं भी नाम, ABCDE कुछ भी। अब क्या हुआ, इसके समांतर लाइन हुआ है तो CE/EB इक्वल होगा CD/DE, ये हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं कि नहीं किताब में ये नीचे वाले की दिया है तो हम यहाँ बगल में लगा के कैसे प्रूफ करेंगे या यहाँ लगा के कैसे प्रूफ करेंगे। आप कर सकते हो, बस इतना जानो।
अपने आप को कभी भी डोंट अंडरस्टैंड वीक। आई बात समझ में? तो चलो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइन ड्रा किया, और वो लाइन कैसी थी, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा किया था जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे। चलो इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे नाम मैंने दिया एम। यहाँ से एक और नॉर्मल ड्रा करो, इसका नाम दे देते हैं एम। ये भी बरसात में बहुत उड़ रहे हैं। और इसको मिला दो, बहुत सिंपल है, डरना नहीं। ये हो गया आपका फिगर बनके रेडी। कुछ ऐसा उन्होंने कारनामा किया था। क्या हुआ, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से बनाए, डी से सी को मिला दिए और बी से ई को मिला दिए। अब अगर कोई यहाँ पी क्यू आर लिखेगा तो बिल्कुल लिख सकते हो, आपको जरूरी थोड़ी है कि आप ए बी सी लिखो। खैर आइए प्रूफ करके बताते हैं आपको। तो हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम। देखो धीरे धीरे हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो एक कदम क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रायंगल ए डी ई का एरिया बताओ तो कैसे निकालते हैं मालूम? एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम लोग बात करें ए डी ई की, ए डी ई देखना ज़रा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ए डी ई में अगर हम लोग ए डी को बेस माने तो हाइट ई एम होगा, अगर हम लोग ए ई को बेस माने तो हाइट डी एन होगा। आई बात समझ में? तो चलो निकालते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हाफ इंटू बेस कितना, हमने बेस लिया ए डी और हाइट ले लेते हैं ई एम। आई बात समझ में? एक और तरीके से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। वो तरीका क्या है, हाफ इंटू, इस बार बेस होगा ए ई और हाइट होगा डी एन। आई बात समझ में? अब देखो हम लोग नाम कैसे गड़बड़ करते हैं। देखो हमने नाम लिखा ए डी तो ई एम लिया है, इस बार ए ई लिख के आप एन डी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपने एक बार स्टार्ट ई एम से किया है तो इधर से स्टार्ट डी एन से होगा। ये छोटी छोटी गलती मत करना कि लाओ यहाँ एन डी लिख दें, यहाँ ई ए लिख दें, ऐसा नहीं करना। आप वहाँ इस शीर्ष से स्टार्ट किया, ए से डी की ओर आ रहे हो तो इधर भी ए से, ऐसा नहीं ई ए लाओ लिख दें। ये सब छोटी छोटी गलती अब मत करो, अभी तक किए। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये दोनों एरिया एक जैसा है तो कहोगे बिल्कुल, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम सेम है। तो अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें, जैसे इक्वेशन बनाया 1 और इक्वेशन बनाया 2, अगर मैं कहूँ इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज थोड़ी है। तो लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 2 2, 1 में 2 से भाग करो तो ऐसा लिखोगे, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, तो इसमें इससे भाग करोगे तो ये होगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई। किताब में कुछ और तरीके से प्रूफ किया होगा तो कोई बात नहीं है, आप वही सीखो जो आपके समझ में आ जाता है। यहाँ होगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा, ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, नीचे होगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये सेम एरिया ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ होगा ए डी इंटू ई एम,
अपान होगा AE इंटू DN। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 3। आई बात इतनी समझ में कैसे कि हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल AD का एरिया निकाला, फिर से ट्रायंगल AD का एरिया निकाला, फिर डिवाइड कर दिया तो एक हमको मिल गया इक्वेशन। आइए थोड़ा नीचे झांकते हैं। नीचे झांकने का मतलब देखो एक और ट्रायंगल दिख रहा हमको, आपको दिख रहा कि नहीं नहीं मालूम, मुझे तो दिख रहा। ट्रायंगल है EDB या BDE कह सकते हो। तो जब हम कहेंगे BDE तो दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे CED। अगर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर इसका नाम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो इसका नाम यहाँ से स्टार्ट करना। ये बात दिमाग में रखे रहो, फिट करके रखो। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर इसका एरिया निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा उसका बेस और इस पर ये हाइट हो जाएगा EM। इसकी बात करें तो इधर से बेस और इस पर ये हाइट हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या लिखें, BDE। ये होगा हाफ, बेस कितना होगा BD, क्या होगा BD या D भी लिख लो, क्योंकि जो हमको रेशो प्रूफ करना है AD/DB करना। तो चलो इसको लिखते हैं DB। तो अगर इस बार DB लिखें तो उधर से बेस EC लिखना होगा और हाइट है इसका EM। इक्वेशन नंबर 4। फिर एक और एरिया है, वो एरिया है देखो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया, B से, तो उधर स्टार्ट होगा C से। CED इक्वल होगा हाफ इंटू बेस लेंगे EC इंटू EC पर हाइट है DM। इक्वेशन नंबर 5। अभी देखो, अभी चलो इसको इक्वेशन नहीं बनाते हैं, कुछ और कहानी है फंटास्टिक। फंटास्टिक कहानी क्या है, इसको ज़रा काट के नीचे उतारो तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। अब कहोगे सर दिख रहा है, तो एक और चीज़ देखो गौर से, ये ट्रायंगल का बेस वही है जो इस ट्रायंगल का बेस है। हाँ ये बात तो समझ में आया। मतलब ऐसा कर सकते हो कि इस ट्रायंगल का एक साइड और इस ट्रायंगल का एक साइड कॉमन है, और दूसरी बात दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है कि एक ही पैरेलल लाइन के बीच में एक ही साइड पर या एक साइड जो कॉमन हो, उस कॉमन साइड को लेकर के आप जितना भी ट्रायंगल बनाओगे, जैसे एक ट्रायंगल में यहाँ बना दिया, देखो ये ऐसे, एक और ट्रायंगल बना दिया ये ऐसे, एक साइड कॉमन रख के, तो जितने भी ट्रायंगल होते हैं सबका एरिया सेम होता है। फिर से प्रमेय सुनो, प्रमेय क्या है, एक ही समांतर रेखा के मध्य में बने हुए सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, जबकि सभी त्रिभुजों की एक भुजा समांतर रेखा पर होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो ये देखना, उंगली देखना मेरा, एक एरिया और ये दूसरा एरिया, तो ये दोनों एरिया सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें BC कॉमन भी है और एक पैरेलल लाइन पर है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कहेंगे कि BDE का एरिया और CED का एरिया सेम होगा। रीजन DE और ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बन रहे हैं, और DE दोनों में कॉमन है। तो अगर एरिया सेम सेम है तो पहले यहाँ लिखें, कहाँ, ये यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्यों होगा ऐसा लिखेंगे, एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। कुछ ज़रा बारीक बारीक तो नहीं दिख रहा है, वैसे नहीं दिखना चाहिए, छोटा छोटा अच्छा दिख रहा होगा। खैर, तो ये दोनों एरिया सेम सेम है, तो अगर एरिया सेम सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेम सेम है, तो डिवाइड कर दो इनको खचाक से। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4th to 5th। तो 4 नंबर ऊपर रहेगा, एरिया
ट्रायंगल BDE अपान एरिया ट्रायंगल CED इक्वल हाफ, इसका बेस है BD इंटू BD नहीं लिखे हैं, DB लिखे हैं, जो लिखें वही लिखेंगे। यहाँ नीचे है हाफ EC इंटू DN। देखो ये दोनों सेम एरिया है, अभी आप लोगों ने देखा, तो कट के फिर से खचा, कितना बचेगा 1। हाफ हाफ कैंसिल, यहाँ होगा DB इंटू EM अपान EC इंटू DN। इक्वेशन नंबर 76। क्या आपको इतनी सारी बात समझ में आई? सिंपल में क्या किए हम लोग, 2 बार ट्रायंगल का एरिया निकाले, दोनों सेम के भाग कर दिए, तो आ गया इतना। अब देखो एक इक्वेशन यहाँ इसकी भी वैल्यू 1, एक इक्वेशन यहाँ इसकी भी वैल्यू 1। तो अगर हम लोग 2 इक्वेशन लें और दोनों का एक साइड इक्वल हो तो दूसरा साइड खुद ब खुद इक्वल होता है। तो ऐसा लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6 तो क्या होगा, ये पार्ट बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड 1, उसका लेफ्ट हैंड 1, इसलिए। तो ये होगा AD इंटू EM अपान AE इंटू DN इक्वल DB इंटू EM अपान EC इंटू DN। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। अब देखो EM से EM कैंसिल, अब कुछ समझ नहीं पाए होंगे कैसे कैंसिल। इस EM का गुणा इधर भाग करोगे तो फिनिश हो जाएगा। इस DN को नीचे से ऊपर कर दो, या यहाँ से नीचे से ऊपर तो DN से DN कैंसिल, या सीधे इधर उधर तो कट, ताक झाक नहीं करना। तो EM ख़त्म, DN ख़त्म, तो बचा कौन? यहाँ पे बच गया AD अपान AE इक्वल बचा DB अपान EC। मेरे बच्चों थोड़ा सा खुराफात करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ज़रा। AD इंटू EC इक्वल AE इंटू DB। ऐसा भी लिख सकते हो, या AD के नीचे इस DB को लेके आओ तो होगा ये AD अपान DB इक्वल यहाँ बचा AE, और इस EC को उसके नीचे कर दो तो ये कुछ ऐसा काम हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई होगी। ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ इसको वहाँ। और यही हमको प्रूफ करना था, यही थेल्स का नियम भी है। देखो क्या आया, AD अपान DB बराबर AE अपान EC। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि BD अपान DA बराबर CE अपान EA। इसका उल्टा लिख सकते हो, या ऐसा DB अपान AD इक्वल EC अपान AE। आई बात समझ में? यही है थेल्स थ्योरम। तो मेरे बच्चों अगर नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट सेक्शन के ज़रिया ज़रूर बता देना कि फला जगह नहीं आया है, और समझ में आ गया होगा तब भी बता देना, ताकि मुझे पता चले कि हम जो प्रयास कर रहे हैं कितना सार्थक कितना निरर्थक जा रहा है। तो इसको ऐसे का ऐसे ही छाप लो, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम लोगों ने BPT और थेल्स थ्योरम में क्या देखा? यही देखा कि AD अपान DB इक्वल AE अपान EC है, और यही क्या था? थेल्स थ्योरम या BPT आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। और भी इसको कई रूपों में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं सब थ्योरम, ना कहें तो ठीक है। और भी रूप क्या है देखो, और रूप इसके ये हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें कि AD अपान AB, देखो ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि AD अपान AB इक्वल AE अपान EC भी लिख सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखो, वो भी मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 जोड़ेंगे, तो ऐसा लिखेंगे। ये मैं करके बता देता हूँ, वैसे नहीं तो लिख देता झुट्टे।
एडिंग वन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये हो जाएगा AD/DB प्लस 1 इक्वल AE/EC प्लस 1। इसका उधर गुणा करोगे तो होगा ये AD प्लस DB/DB इक्वल AE, EC का उसमें गुणा होगा तो होगा ये EC/EC। अब ज़रा मुझे बताओ AD प्लस DB पूरा मिला के क्या है, क्या AB नहीं है? तो कहोगे है, तो होगा AB/DB इक्वल AE प्लस EC मिला के वो है AC, तो हो गया ये AC/EC। आई बात समझ में? इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि DB/AB इक्वल EC/AC। आई बात समझ में? यानी DB/AB बराबर EC/AC, या लिख सकते हो कि AC/DB बराबर, ये क्या मैंने कहा, DB/AB बराबर EC/AC, ये सब लिख सकते हो। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जब हम लोग एक साइड के पैरेलल एक साइड खींचते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट बटे कुल पार्ट, इधर से भी ऊपर का पार्ट बटे इसका पूरा लंबाई। या ऐसा लिख सकते हो कि नीचे का पार्ट बटे इसकी पूरी लंबाई बराबर इधर से नीचे का पार्ट बटे इसकी पूरी लंबाई। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, सवाल लगाते समय कुछ भी चीज़ प्रयोग हो सकता है, लेकिन आपका मेन जो है वो यही है, AD/DB इक्वल AE/EC। इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या BPT। आइए अब हम लोग सीखते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या थेल्स के थ्योरम का व्युत्क्रम नियम क्या है, इसका उल्टा पलटा नियम क्या है। अब हम लोगों को क्या सीखना है, कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या BPT का उल्टा नियम क्या है, या प्रतिवर्ती नियम क्या है, वगैरह वगैरह नियम क्या है। तो ये नियम क्या बताता है? अच्छा देखो, थेल्स का नियम क्या कहता था, अगर समांतर खींचें तो समान अनुपात में बांटता है। ये नियम कहता है अगर समान अनुपात में बटा है तो समांतर होता है। बिल्कुल सेम चीज़। ये नियम क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में कोई लाइन ऐसी खींचें कि वो लाइन इसको समान अनुपात में से साइड को बांटे तो पक्का वो लाइन इसके समांतर होता है। थेल्स क्या कहते थे, अगर एक साइड के समांतर लाइन खींचे तो समान अनुपात में बांटते हैं। ये कहता है कि अगर समान अनुपात में बटा है तो ये लाइन समांतर होगा। तो चलो इस छोटे मोटे चीज़ को ये प्रूफ करके देख लेते हैं जो हमको परेशान कर रहा है और आपको भी। ये रूल क्या कहता है, पहले रूल लिख दें। हाँ चलो लिख देते। रूल है, हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। रूल है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, सॉरी, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने या विभाजित लिख सकते हो वाली रेखा या रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती, यही है उसका कन्वर्स। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली लाइन तीसरे के समांतर होती है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है। और थेल्स का रूल क्या था कि एक भुजा के समांतर खींची गई लाइन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। रट लेना, एकदम से रट्टा मार मार के याद कर लो। खैर, अब इसको प्रूफ कैसे करना है तो समझ लो कि अब हमको इस बार दिया है कि अनुपात समान है, यानी हमको इस बार दिया है कि AD/DB बराबर है AE/EC के, ऐसा हमको दिया है।
तो हमको ये दिया है, मतलब गिवन दैट ये दिया है, तो प्रूफ क्या करना है हमको कि DE समांतर BC, ये हमको प्रूफ दैटा करना है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे? जैसा किताब वाले करते हैं वैसे चलो आज हम भी करते हैं। किताब वाले से एक मस्त लाइन बनाते हैं, इसको लोग नाम देते हैं E डैश, कोई भी डैश, यहाँ E है तो E डैश, B रहेगा तो B डैश, D रहेगा तो D डैश, जो मर्जी वो डैश। तो किताब वाले क्या कहते हैं कि मान लो DE समांतर नहीं है और ये लाइन समांतर, कौन सी लाइन? DE डैश। तो जो लोग कहते हैं वो हम लोग भी कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो लोग क्या कहते हैं कि मान लो E के बजाय E डैश पे अगर लाइन रहती तो समांतर रहती, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों ने DE डैश BC के समांतर खींचा, तो अगर खींचा है तो थेल्स का रूल क्या कहता है? अनुपात बराबर होगा, यानी AD अपान DB बराबर होगा AE डैश अपान E डैश C। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने क्या किया, हमने DE डैश एक लाइन खींचा और हमने मान लिया कि ये लाइन इसके समांतर है। तो अगर ये लाइन इसके समांतर है तो क्या होगा? AD अपान DB बराबर AE डैश अपान E डैश C, क्योंकि यही थेल्स महाराज जी कहते हैं। अब फिर आगे की इंटरेस्टिंग कहानी देखो, जहाँ पे प्रश्न घूम जाता है, जहाँ पे ये थ्योरम आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि AD अपान DB इक्वल AE डैश अपान E डैश C। लेकिन अगर देखा जाए तो हमको खुद दिया है AD अपान DB इक्वल AE अपान EC, वो खुद दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे हम लोग। अगर कंपेयर करें तो होगा AE अपान EC इक्वल AE डैश अपान E डैश C। आई इतनी बात समझ में कि नहीं? दिया था सवाल में कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली कोई लाइन खींची जाए तो वो लाइन तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मतलब सवाल में खुद दिया था कि AD अनुपात DE बराबर DB इक्वल AE अनुपात EC, ऐसा दिया था। तो प्रूफ करना था कि DE समांतर BC है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये D समांतर नहीं, बल्कि हमने एक नई लाइन D डैश समांतर बनाई। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक भुजा के समांतर लाइन खींची जाए तो अनुपात बराबर होते हैं, यानी AD अपान DB इक्वल AE डैश अपान E डैश C। लेकिन खुद दिया था कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो हम लोग पहुंच गए इस निष्कर्ष पर। अच्छा देखो, यहाँ है AE तो यहाँ है AE डैश, बात समझ में आ रहा? AE और फिर है AE डैश, फिर दिया हुआ है EC और EC, ये E डैश C, देखो EC और E डैश C, इतनी चीज़ दी हुई है। ये कब संभव है? जब E और E डैश दोनों एक ही हो। गौर करना जरा, दिया हुआ, चलो इसको ऐसा लिख दें तो आपको और समझ में आएगा। ये AE डैश को इसके नीचे लिखो तो होगा ये AE अपान AE डैश इक्वल EC को ऊपर कर दो तो ये होगा EC अपान E डैश C। इसको गौर से सोचो, AE अपान AE डैश, इसकी वैल्यू कब बराबर होगी? जब E डैश यहाँ हो, मतलब दोनों हो जाए AE बटे AE। सेम ऐसे EC अपान E डैश C कब बराबर होगा? जब ये E डैश E के ऊपर आ जाए, यानी ये हो जाएगा EC अपान EC। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए E डैश तथा E संपाती है। क्या है? संपाती है। मतलब E डैश ना लिख के ऐसा लिख दें तो ठीक रहेगा कि DE डैश और DE संपाती, मतलब एक ही लाइन है दोनों। तो अगर एक ही लाइन है तो हमने अगर DE डैश को समांतर माना था तो ये DE डैश के बजाय DE समांतर होगा। लिखेंगे इसलिए DE डैश के बजाय DE समांतर BC
है और यही हमको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। फिर से समझ लो ये थ्योरम क्या कहता है। ये थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली लाइन तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये थे दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक था थेल्स थ्योरम और एक है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आइए इन दोनों की मदद से हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपको ये बात और भी गंभीरता से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः दो बिंदु E और F इस प्रकार हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE/ED इक्वल BF/FC। तो सबसे पहले बनाएंगे एक समलंब। कुछ ऐसा होता है, नाम इसका लिखते हैं ABCD। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि दिया था कि AB और DC समांतर, AB और DC समांतर। फिर कह रहा है कि इसकी असमांतर भुजाएं एक जो AD है और एक BC है, इस पर दो बिंदु हैं। AD पर बिंदु है E और BC पर बिंदु है F। इस प्रकार से हैं कि EF, तो ये लाइन मिलानी पड़ेगी, EF और AB दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो दिखाना हमको AE/ED बराबर BF/FC, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। कैसे प्रूफ करते हैं देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है एक लाइन। तो क्या क्या दिया है? दिया हुआ है AB समांतर DC और दिया है EF समांतर AB। सिद्ध करना क्या है उसको लिख दो। तो सिद्ध करना है AE/ED इक्वल BF/FC। ये हमको सिद्ध करना है और जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं उसको कहते हैं उपपत्ति। आई बात समझ में? तो अब इसमें हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो यहाँ से लाइन खींच दो या यहाँ से, चलो यहाँ से मैं खींच देता हूँ। तो अब क्या हुआ देखो, ये पूरा बन गया एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल इधर बन गया और इसका कोई नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे देते हैं G। तो अच्छा सोचो, EF अगर इसके समांतर है तो EG भी इसके समांतर होगा क्योंकि उसका ये पार्ट है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले D और B को मिलाएं हम लोग, तो लिखेंगे DB को मिलाया। इस प्रकार से अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में क्या है, EG किसके समांतर है? AB के। तो अभी थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा कि एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची जाए तो वो भुजा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब क्या होगा कि AE/ED बराबर होगा BG/GD के। तो यहाँ लिखेंगे AE/ED इक्वल होगा BG/GD। लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम या BPT। सेम अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज CBD लिख दो या DBC। इसमें क्या है, FG किसके समांतर है? CD के। तो लिखेंगे FG समांतर CD। फिर यहाँ भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा कि एक भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींचें तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो लिखेंगे इसलिए BF/FC
ये इक्वल किसके होगा, देखो इधर से स्टार्ट करें BFFC, तो इधर से जाएगा ये BGGD। यहाँ हम लोग इस त्रिभुज में कैसे स्टार्ट किए थे, नीचे से AEED, तो इधर भी नीचे से, और वहीं इस त्रिभुज के लिए शीर्ष बन गया BFFC, तो इधर से भी शीर्ष से जाएंगे BGGD। इसको बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बनाते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ भी लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों का राइट हैंड एक जैसा है तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो होगा ये AE/ED इक्वल BF/FC, और आगे लिखेंगे HP हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं बल्कि हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम या ऐसे सिद्ध हुआ। तो क्या आप यह प्रश्न समझ गए? अगर हाँ तो ज़रूर बता दीजिएगा एक बार, ताकि मुझे भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किधर जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी सेटों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। हमने 2017, 18, 19 सबको सॉल्व किया है, और अभी हम 2020 के सेट को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले किताब ख़त्म हो जाए तो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अपने और भी बेहतर करने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए, 10th मैथ अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर वाले प्लेलिस्ट में। उसमें आपको सभी सेट क्रम से मिल जाएंगे, आपको हर एक प्रश्न आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो है हमारा। तो खैर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि 2019 में आया है। इसमें कहा है कि ये PQ BC के समांतर है और दिया है PQ अपान BC इक्वल 1/3 मतलब 1/3 ये दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? PQ बटे BC बराबर 1/3, तो निकालना है AP और PB का अनुपात क्या होगा। देखो समझने की कोशिश करो, इसको यहीं छोड़ते हैं पहले, और ये 1 नंबर में था। हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा कि AP अनुपात PB बराबर AQ अनुपात QC, ये हमने पढ़ा, या AP अनुपात AB बराबर AQ अनुपात AC, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। वैसे ये 1 नंबर का विकल्प था, तो लगा लगा के जब आदत पड़ जाएगी बस देख के बता दोगे। लिखोगे बाई थेल्स थ्योरम AP अनुपात AB बराबर हम लोग जानते हैं AQ अनुपात AC होता। अच्छा बताओ, ये AP क्या इस छोटे से त्रिभुज की एक भुजा है, तो AB इस बड़े त्रिभुज की एक भुजा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें PQ, तो इस त्रिभुज की छोटी भुजा है, और BC इस बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा है कि नहीं? आई बात आपको समझ में? AP इसकी छोटी भुजा और AC पूरे की बड़ी भुजा है, यहाँ से AB इसकी भुजा और AC ये बड़ी भुजा है। ऐसे ये PQ और ये BC का भी खेल है। तो अब हमको क्या पता PQ और BC ये कितना है, 1:3 या 1/3, तो AQ बाई AC और AP बाई AB भी कितना होगा, 1/3 ही होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, इसलिए AP अपान AB भी कितना है, 1/3। आई बात समझ में कि नहीं? जब ये सभी 1/3 है तो ये पार्ट भी 1/3 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन हमको AP वाला पार्ट लेना है तो यहाँ है। तो अगर हम लोग ऐसे क्रॉस गुणा करें तो होगा ये 3AP इक्वल AB, लेकिन हमको AB नहीं बल्कि PB चाहिए। तो AB का 2 हिस्सा है, एक का नाम AP, एक का नाम PB, यहाँ आगे लिख देते हैं। तो ये होगा 3AP इक्वल AB की जगह पे लिखो AP प्लस PB। AP को इस साइड लाओगे तो घट जाएगा, तो होगा ये 2AP इक्वल PB। इस PB को इसके नीचे लाओगे तो होगा ये 2AP अपान PB इक्वल 1।
और 2 को उस साइड कर दोगे तो होगा ये AP/PB इक्वल 1/2। यहाँ से अनुपात लिखोगे AP/PB इक्वल 1/2। ये हमको निकालना था, शायद 1 नंबर के क्वेश्चन में था। तो जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप डालो। एग्जाम्पल नंबर 3, चित्र में DE समांतर BC, यदि AD बराबर x, DB बराबर दिया है x माइनस 2, AE बराबर दिया है x प्लस 2 और EC बराबर दिया x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल क्या कहा है कि DE और BC समांतर हैं। तो अगर ऐसा है तो थेल्स का थ्योरम क्या कहता है कि उनका जो दोनों साइड का अनुपात है वो अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम में। और ये प्रश्न भी 2019 में आया था। बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, AD अनुपात DB इक्वल AE अनुपात EC होगा। AD की वैल्यू x, DB की वैल्यू x माइनस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2 और EC की वैल्यू x माइनस 1। क्रॉस गुणा करो, x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा -1 में x। इधर से जाएगा तो a माइनस बी, a प्लस बी जैसा हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर खलास होगा, -x इक्वल -4, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल 4 आएगा। आई बात समझ में? कैसे प्रश्न सॉल्व किए? प्रश्न में मेन जो था उसने कहा DE और BC समांतर। जैसे ही इतना जान पाए थेल्स के नियम तक पहुंच गए कि AD/DB बराबर AE/EC, सबकी वैल्यू रखे, सॉल्व किए, x की वैल्यू 4 आ गई। छाप लो इस प्रश्न को। ये था आज का हमारा सेशन BPT या थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। शायद आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी रह गया है आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सलाह, कोई सुझाव, कोई शंका, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए। हम आपके हर एक समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।